उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। इतने में इसकी नजर इमरान पर पड़ी। जाहिर है कि इमरान एक तवाना और तंदुरुस्त नौजवान था। फयाज को इसके चेहरे पर बुरी दाढ़ी कुछ गैर फितरी सी मालूम हुई और फिर तारीख शीशों की ऐनक, अंधेरा फैलने लगा था और करबो जवार की दुकानें जगमगा उठी थी। लिहाजा तारीख शीशों की ऐनक ने खास तौर पर उसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। दाढ़ी को तो वो नजरअंदाज कर सकता था क्योंकि बहीतरे बूढ़े बड़ी अच्छी सेहत रखते हैं। इमरान ने महसूस कर लिया कि फयाज उसे बार बार देख रहा है, लिहाजा उसकी रगो शरारत भड़कने लगी। उसने सोचा कुछ देर तफरी सही। उसने अपना रुख इस इमारत की तरफ कर लिया जिसमें इसका फ्लैट था। बस फिर थोड़ी ही देर बाद फयाज उसके सर पर सवार था। क्या आप इसी इमारत में रहते हैं? फयाज ने उससे पूछा। इमरान चौंक कर उसकी तरफ मुड़ा और उसे नीचे से ऊपर तक देखता हुआ तरश लहजे में पूछा, क्यों? इमरान कई तरह की आवाज़ों पर कादिर था। कम से कम फयाज के बस का रोक तो नहीं था कि वो उसे उसकी आवाज़ से पहचान सकता। वैसे उसका दरश लहजा बहुत गिरा गुजरा और उसने अपने एक मातहत की तरफ मुड़कर कहा, इन्हें चेक करो। क्यों जनाब, आप इस इमारत में रहते हैं? मातहत ने आगे बढ़कर पूछा। फयाज दूसरी तरफ मुतवज्जा हो गया। क्यों? इमरान के तेवर में कोई फर्क नहीं वाक़या हुआ था। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। क्या मैं किसी दीवार से सवाल कर रहा हूँ? इमरान ने फाड़ खाने वाले लहजे में पूछा। फयाज करीब ही था, सब कुछ सुन रहा था। वो बड़े गुस्से अंदाज में इमरान की तरफ मुड़ा। इन्हें बताओ, उसने मातहत से कहा। उनके अहलो अयाल की खैरियत नहीं पूछी जा रही बल्कि ये पुलिस इंक्वायरी है, आप उन्हें बता दीजिए। इमरान ने इस मातहत से कहा। मैं भी एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूँ, लेकिन मैंने ऐसी बचकाना पुलिस इंक्वायरी आज तक नहीं देखी। फयाज की आंखें सुर्ख हो गई। उसने हाथ हिलाकर कहा, गाड़ी में बिठाओ। चलिए जनाब, मातहत ने कहा। कहाँ चलूं? कप्तान साहब का हुक्म है, इस गाड़ी में तशरीफ रखिए। चलिए चलिए, शुक्रिया, मुझे निक्सन पार्क के करीब उतार दीजिएगा। जरूर, मातहत ने तंजिया लहजे में कहा। इमरान महकमा सुराग रसानी की स्टेशन वैगन में बैठ गया। फयाज शायद सारी कार्रवाई खत्म कर चुका था। वैसे उसे इसके बाद इमरान के फ्लैट में भी जाना चाहिए था, लेकिन उसे दाढ़ी वाले पर इस शिद्दत से गुस्सा आया था कि वो सब कुछ भूल गया। गाड़ी चल पड़ी। फयाज अगली सीट पर ड्राइवर के पास था और इमरान 2-3 सादा लिबास वालों के साथ पिछले हिस्से में बैठा उन्हें अकबर और बीरबल के लताइफ सुना रहा था। फयाज उससे कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर खामोशी रहा। वो नहीं चाहता था कि मातहतों की मौजूदगी में बात बढ़े, क्योंकि कुछ देर पहले भी ये आदमी बड़ी दीदा दलील से उसका मजाक उड़ा चुका था। अपने ऑफिस में पहुंचकर इसने मातहतों को चले जाने का इशारा किया। जब उसे यकीन हो गया कि आसपास कोई मौजूद नहीं तो उसने इमरान ने कहा, अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लो। फौरन ही तामील की गई और फयाज उसकी जामा तलाशी लेने लगा। इस जामा तलाशी में वो कागज उसके हाथ लगा जो अंधे फकीर से इमरान तक पहुंचा था। फयाज ने उससे पढ़ा और दांतों पर दांत जकड़ लिए। वो खुखार नजरों से दाढ़ी वाले को घूर रहा था। ये क्या है? उसने गरज कर पूछा। जी, बात दरअसल ये है कि मैं फिल्मों के लिए मुकालमे भी लिखता हूँ। ये दर्द जिगर नामी स्टोरी का एक मौका का मुकालमा है। जी हाँ, बिस्मिल की आंख नामी फिल्म की स्टोरी मैंने ही लिखी थी। मुंशी बंदे अली तरन्नम मेरा नाम है। जी हाँ, अपनी ऐनक उतारो, फयाज ने तहमकाना लहजे में कहा। क्या फायदा चला, फिर मैं आपको देख भी ना सकूंगा। उजाले में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। फयाज ने उसे गिरबान से पकड़कर ऐनक उतार दी। दाढ़ी वाले ने उसके खिलाफ कोई हरकत ना की। वो पलकें झपकाए बगैर खिला में घूरता रहा जैसे सचमुच अंधा ही हो। अब मैं बिल्कुल बेजरर हूँ जनाब, उसने ठंडी सांस लेकर कहा। चाहे मुझे कुएं में धकेल दीजिए, खवाशाती करा दीजिए, जिससे खाल अलग कर दी जाएगी, समझे? ऐनक के बगैर किसे कैसे समझ में आएगा? दाढ़ी वाले ने मायूस से कहा और दफतन फयाज का हाथ घूम गया, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि वो हाथ उसके जबड़े पर ही पड़ता। सामने दीवार थी। बहरहाल दूसरा घूंसा उठाने की सकत फयाज में ना रह गई थी। उसने बाएं हाथ से मेज पर रखी हुई घंटी बजानी चाहिए, लेकिन इमरान ने आगे बढ़कर घंटी को दूसरी तरफ खिसकाते हुए आहिस्ता से कहा, अपनी बेइज्जती ना करवाइए कप्तान साहब। इस पर फयाज ने इसकी आवाज पहचानी क्योंकि वो मसनूई आवाज में नहीं बोला था। फयाज अपना हाथ मलता हुआ उसे बुरा भला कहने लगा, फिर आंखें निकाल कर गुर्राया। तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की है, मैं तुम्हें देखूंगा। जनाब कप्तान साहब, आप ख्वाम मेरे काम में खर्च हो डाल रहे हैं। इस तरह मेकअप करके बाहर निकलना जुर्म है, फयाज ने खा जाने वाले अंदाज में कहा। और मेकअप के बगैर मर जाना बड़ा नेक काम है। क्यों कप्तान साहब? आपके 20 आदमी इस इमारत के गिरदो पेश थे, फिर भी मुझ पर गोली चलाई गई। आप इतनी देर तक झक मारते रहे थे, लेकिन मुजरिम पर हाथ ना डाल सके। पकड़ा भी गया तो यही बेचारा जिंदा शहीद। मैं सर सुल्तान को मुतल्ला करने जा रहा हूं कि महकमा सुराग रसानी इमरान की कोई मदद नहीं कर सकता। वो खुद अपने अफाल का जिम्मेदार है। जरूर मुतल्ला कर दो। मैंने महकमा सुराग रसानी से कभी दरख्वास्त नहीं की कि मेरी मदद की जाए। क्या तुम्हें याद नहीं कि महकमा सुराग रसानी कितनी बार मेरी मदद का मोहताज रह चुका है? फयाज कुछ ना बोला। इमरान ने मेज से अपनी ऐनक उठाते हुए कहा, लाओ वो कागज मुझे दो, कागज रिकॉर्ड में रखा जाएगा। बात ना बढ़ाओ, इमरान ने नाखुशगवार लहजे में कहा। तुम नहीं जानते कि इस तरह तुम किन मामलात में हारज हो रहे हो। बात जरूर बढ़ेगी क्योंकि तुम्हारी वजह से शहर में दहशत अंगेजी शुरू हो गई है। तुम्हें
वो तुम भी हो सकते हो कैप्टन फयाज, क्या तुम मुझसे दुश्मनी नहीं रखते? फयाज दांत पीस कर रह गया और इमरान दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला, तुम रखो वो कागज, मगर इतने सही नहीं हो कि महज इस तहरीर के सहारे मुजरिमों तक पहुंच सको। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकलता चला गया। चूंकि सीक्रेट सर्विस के सारे आदमी करीब करीब मुजरिमों की नजरों में आ चुके थे, लिहाजा X2 के अहकामात के मुताबिक उन्हें अपनी असलो शक्ल शुबाहत के साथ मंजर आम पर आने की इजाजत नहीं थी। अब कैप्टन जाफरी को अपनी शानदार मूछें भी साफ करनी पड़ी थी। वो बहुत देर से रिक्सटन के चौराहे पर खड़ा साजिद नशात का इंतजार कर रहा था, जो बहुत देर से आया था, और देर से आने के बाद भी उसने ये बहाना लगाया था कि उसका एक मुशायरा छूट गया और वो इस सब का जिम्मेदार इमरान को कह रहा था। खुदा समझे इस इमरान के बच्चे से यार समझ में नहीं आता कि X2 इस पर इतना मेहरबान क्यों हो गया है। चलते रहो, रुको मत, हमें इमरान से कोई कर्ज नहीं है। जाफरी ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, अरे इसकी बदौलत तो हम छक मारते फिर रहे हैं। खत्म करो इस किस्से को, तुम मेरे सामने इसका नाम भी ना लिया करो। मुझे इस ट्रेजेडी का इल्म है, नाशात ने मगमूम लहजे में कहा। ओह वो ट्रेजेडी, तुम्हें क्या मालूम? क्या मैं इस वक्त नशे में था, वरना इसकी हड्डियां रीजा रीजा कर देता। ठीक है, तुम नशे में ही रहोगे, मुझे खुद भी हैरत थी। मेरा ख्याल है कि वो तुम्हारा एक घूंसा भी नहीं सकता, मगर वो लुमड़ियों की तरह मक्कार है। मैंने यहां तक सुना है कि इस पर बेतरफे फायर करते चले जाओ और वो बंदरों की तरह उछल कूद कर खुद को बचा ले जाएगा। बकवास है, लोग ख्वामख्वाह इसकी साइड पर बात बना लेते हैं। ठीक है, मुझे भी इस पर यकीन नहीं आता था। जूलिया अलबत्ता इसके लिए ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाया करती है। दरअसल उसी ने सर चढ़ा है इमरान को, वरना क्या मजाल थी कि उसके हमारे मुंह आता। मेरा ख्याल है कि यहाँ बार भी है, नाशाद ने अपने होंठों पर जुबान फेरते हुए आहिस्ता से कहा। होगी, जाफरी ने लापरवाही से कहा, ड्यूटी पर मैं कभी नहीं पीता। यार ये ड्यूटी है? नाशाद ने कुछ ऐसे अंदाज में सवाल किया जैसे उस पर कोई बहुत बड़ा जुल्म हुआ हो। मैं सोच रहा हूँ ये रात कैसे कटेगी, जाफरी बोला। जाफरी गालिबा नाशाद की बात समझ गया था, इसलिए जल्दी से बोला, ऐसा ना हो सकेगा। मैं नहीं चाहता कि X2 हमें कच्चा चबा जाए। X2 पर लानत भेजने को दिल चाहता है, नाशाद बुरा समूह बनाकर बोला। वो यकीनन कोई खबीस रूह है, अगर आदमी होता तो इसे लड़कियों और शराब से नफरत ना होती। अगर तुम्हारे ये अल्फाज किस तरह उसके कानों तक पहुंच गए तो। जाफरी उसकी आंखों में देखता हुआ मुस्कुरा दिया। छोड़ो यार, नाशाद हाथ उठाकर बोला, तुमने मेरा मूड चौपट कर दिया। मैंने सोचा था कि तुम्हें अपनी ताज़ा तरीन गज़ल सुनाऊंगा, तब तो बहुत अच्छा हुआ तुम्हारा मूड चौपट हो गया। शायरी मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती, अगर समझने की कोशिश करता हूं तो बुखार आ जाता है। नाशाद ने बुरा सा मुंह बनाया मगर कुछ बोला नहीं। ओहो, ये तो जूलिया मालूम होती है। दफतन जाफरी चौंक कर बोला, मगर इसके साथ ये कौन है? वो एक अधीर उम्र की यूरोपियन औरत की तरफ देख रहा था, जो एक बूढ़ी दाढ़ी वाले के साथ बैठी हुई कॉफ़ी पी रही थी। दाढ़ी वाले की आंखों पर स्याह ऐनक थी। नाशाद ने भी उन्हें देखा और बोला, ये जूलिया ही है। मैं उसे पहले भी इस मेकअप में देख चुका हूं, मगर ये आदमी अपनों में से तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम में से कोई भी बुरी दाढ़ी में नहीं है। हो सकता है कि वो उन्हें लोगों में से किसी को फांस रही हो, जाफरी बोला। मुमकिन है, मगर कहीं खुद ना फंस जाए, हमें होशियार रहना चाहिए, जाफरी बोला। कुछ देर तक खामोश रही, फिर नाशाद पूछा, आखिर वो कागजात है कहाँ? जहन्नुम में, जाफरी बुरा सा मुंह बनाकर बोला। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने देखा कि बूढ़ी दाढ़ी वाला दफतन उठा और बाहर निकल गया। जूलिया इन दोनों की तरफ मुड़कर मुस्कुराई, चंद लम्हे वहीं बैठी रही, फिर उठकर उन्हीं की मेज पे आ गई। कौन था? नाशाद ने पूछा। इमरान। क्या? जाफरी ने हैरत से आंखें फाड़ कर कहा। हाँ, इमरान था। वो इस बात पर खफा है कि हम लोग उसके पीछे क्यों लग गए हैं। क्या तुम उससे पहचाना था? नहीं, उसने मुझे पहचाना था और इस बात पर ये मेरा मुस्का उड़ा रहा था कि मैं पहचान ली गई। उसने तुम दोनों को भी पहचान लिया था? नहीं, साजिद नाशाद ने हैरत से कहा। मैं झूठ नहीं कह रही। अब वो किस चक्कर में है? जाफरी ने पूछा। आज इस पर फायर किया गया था, इस वक्त कैप्टन फयाज भी इसके फ्लैट में मौजूद था। फिर क्या हुआ? फिर कुछ भी नहीं, हालांकि कैप्टन फयाज ने इस इमारत की तलाशी भी ले डाली जिससे फायर किया गया था। आखिर ये फिलहाल इस शहर ही से क्यों नहीं चला जाता? नाशाद ने कहा। मैं खुद भी नहीं समझ सकती कि ये किस किस्म का आदमी है भी या नहीं। वो कह रहा था कि रात अपने फ्लैट में ही बसर करेगा और सुबह 8 बजे तक सोता रहेगा। चंद्रा में खामोशी रही, फिर जाफरी ने पूछा, X2 का कोई नया पैगाम? नहीं, फिलहाल कोई नया पैगाम नहीं आया। बड़ी मुसीबत है, नाशाद गर्दन छटक कर बोला। वो रात भर चैन से सोएगा, सुबह 8 बजे उठेगा और हम रात भर यहाँ बैठे झक मारते रहेंगे। जूलिया कुछ ना बोली, थोड़ी देर तक खामोश रही, फिर उसने कहा, मेरे जहन में एक सवाल अक्सर बुरी तरह चुभने लगता है। कैसा सवाल? नाशाद बोला। क्या इमरान ही X2 है? इमरान तो अमेरिका का सदर भी है। जाफरी ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा।
नहीं, संजीदगी से सोचो। सुनसान जंगलों का अंधेरा अक्सर गधे को भी शेर बनाकर पेश कर देता है। इमरान और X2 एक अहम काना ख्याल है। इन जैसी लाउबाली और क्रैक आदमी को इतनी जिम्मेदारी कभी नहीं सौंपी जा सकती। वो बात और है, कभी कभी सरकारी महकमे इसका ताउन हासिल कर लें। एक बार महकमे सुरागरिस्तानी में से उसे मुलाजमत में तो मिल चुकी है, मगर वो कितने दिनों तक कायम रही थी? क्या इसने कोई केस बिगाड़ा था? गैर संजीदा आदमी इस किस्म के ओहदों के काबिल समझे ही नहीं जाते। ठीक है, जूलिया सर हिलाकर मोगली, मगर फिर ये X2 कौन है? होगा कोई, जाफरी ने लापरवाही से कहा। मैं इसके मुतल्लिक कभी नहीं सोचता, मगर ये इमरान, जूलिया ने कुछ सोचते हुए कहा। ऐसा नडर आदमी आज तक मेरी नज़रों से नहीं गुजरा। वो पागल है, तुम्हें इस पर यकीन होना चाहिए। नशाद बोला, मैं उसे सही उल दिमाग नहीं समझता। जूलिया कुछ न बोली, उसकी आंखों से उलझन झांक रही थी। इमरान जूलिया की मेज से इस तरह उठा था जैसे कुर्सी ने डंक मार दिया हो। गालिबन उसने अपना जुमला भी अधूरा छोड़ा था। बात दरअसल ये थी कि उससे सड़क पर फिर वही अंधा फकीर नजर आ गया जिसने शाम को एक अनोखे तरीके पर अपना पैगाम किसी के लिए पहुंचाना चाहा था। इमरान ने उसे ठीक अपनी खिड़की के नीचे खड़े देखा। गालिबन उसने किसी को इशारा भी किया। फिर इमरान ने यह भी महसूस किया कि अब वो वहां से खिसक जाना चाहता है। वो कैफे शबाना से निकलकर फुटपाथ पर आ गया। फकीर एक तरफ चल पड़ा था। इमरान सड़क के दूसरे किनारे की तरफ जाने की बजाय उसी किनारे पर चलता रहा। फकीर चौराहे पर पहुंचकर सड़क पर मुड़ गया। अब ये ताकुब इस तरह नहीं जारी रह सकता था। मजबूरन इमरान को उसके पीछे ही चलना पड़ा। वो सोच रहा था कि मुमकिन है इस वक्त थेरेसिया तक रसाई हो जाए। अंधा आंखों वालों की तरह चलता रहा। फुटपाथ पर खासी भीड़ थी, लेकिन वो किसी से टकराए बगैर आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक बदुज़ाह सी लकड़ी थी। इमरान उससे तकरीबन 100 कदम के फासले पर चल रहा था। सलमान रोड से वो जाफरी स्ट्रीट में मुड़ गया। यहाँ भीड़ कम थी और ट्रैफिक का शोर न होने की बिना पर फिजा पर सुकून था। रोशनी भी कुछ ज्यादा नहीं थी। इमरान उसकी लकड़ी की खटखट सुनता रहा। जाफरी स्ट्रीट से निकलकर उसका रुख बंदरगाह की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ हो गया। यहाँ का दागीर नजर आ रहे थे और वो चंद लम्हे के लिए रुका और इस तरह सर उठाया जैसे ऊंट अपनी थोतनी उठाकर हवा में मौसम की तब्दीली के असरात सूंघ रहा हो। इमरान फिर ताकुब शुरू करने ही वाला था कि उसने मकान का दरवाजा खुलते देखा जिसकी खिड़की में अंधा फकीर झांक रहा था। 2 आदमी बाहर आए जिनके जिस्मों पर लंबे लंबे कोट थे और कॉलर कानों तक उठे हुए थे। वो लोग भी अंधों के पीछे चल पड़े। लकड़ी की खटखट सन्नाटे में गूंज रही थी। अंधे की तेज रफ्तारी पर इमरान को हैरत होने लगी। वो उनके पीछे चलता रहा। वो सोच रहा था कि कहीं ये अंधा उसे फांसने की कोशिश तो नहीं कर रहा। मुमकिन है उसने उसे पहचान लिया हो और अपने साथ लगाकर किसी ऐसी जगह ले जाना चाहता हो जहां उसकी दानिश में इमरान अपना बचाव न कर सके। इस सड़क पर इस वक्त शायद यही 4 आदमी चल रहे थे। किसी 5वें का दूर दूर तक पता नहीं था। फिर वो एक घटिया से शराब खाने में जा घुसा। इमरान थोड़ी देर तक बाहर खड़ा रहा। वो हालात का अंदाजा करना चाहता था, लेकिन जल्दी उसके इस ख्याल की तरदीद हो गई कि अंधे का ताकुब का इल्म था। अगर उसे इल्म होता तो अब तक इमरान के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई हो चुकी होती। ये इलाका भी ऐसा था कि यहाँ दिन तिहाड़े लोग लुट जाते थे। इमरान ने अपनी दाढ़ी में थोड़ी सी बेतरतीबी पैदा की, बाल बिखराए और कोट के कॉलर खड़े करता हुआ शराब खाने में दाखिल हो गया। वो शराब नहीं पीता था, लेकिन वहां जाकर उसने बियर का एक चक तलब किया और उसे सामने रख बैठा। सिगरेट पीता रहा। अंधा और उसके दोनों साथी करीब ही की एक मेज पर बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। गुफ्तगू अंग्रेजी में हो रही थी, मगर वो कुछ इतनी आहिस्तगी से बोल रहे थे कि मफहूम समझना मुश्किल था। कुछ देर बाद अंधे की मेज के गिर्द 5 आदमी नजर आने लगे। इमरान कुछ ऐसे अंदाज में बैठा था जैसे सारी दुनिया से बेजार बैठा हो। अलबत्ता वो सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। बियर का जग जूं का तुम उसके सामने रखा रहा। यहाँ कोई किसी की तरफ मुतवज्जा नहीं होता था। सब अपनी धुन में मस्त थे। दफतन इमरान को संभल कर बैठ जाना पड़ा। एक ऐसा ही आदमी शराब खाने में दाखिल हुआ। उसने इस अंधे की मेज की तरफ जाते देखा। ये दफ्तर खारजा का एक क्लर्क था। अब गुफ्तगू जरा कुछ ऊंची आवाज में हो रही थी क्योंकि वो क्लर्क थोड़ा सा बहरा भी था। मैं तुम्हारा मुस्तकबिल संवार सकता हूँ, अंधा उससे कह रहा था। अगले 7 साल तक तुम अपने महकमे की तरफ से समंदर पार भेज जाओगे। वो तुम्हारा ओहदा पड़ जाएगा। कल रात मैंने ये बात तुम्हारी जन्म कुंडली से मालूम की है, मगर जिसने भी जन्म कुंडली का तर्जमा अंग्रेजी में किया है उसे अंग्रेजी नहीं आती। खैर, लेकिन ये बताओ मेरा काम अभी हुआ है या नहीं? मैं सिर्फ अपने इल्म की सच्चाई परखना चाहता हूँ, वरना जाहिर है मुझे तुम्हारे महकमे या उसकी चीजों से क्या सरोकार हो सकता है। क्योंकि इस सूटकेस का चमड़ा एक ऐसे जानवर का है जो मुरीख सितारे के जेरे असर समझा जाता है। मुरीख तुम समझते हो ना, एक खूनी सितारा, एक काहिर देवता। तुम जोहरा और मुरीख दोनों के जेरे असर हो। अगर मुरीख को इस जमाने में कोई नुकसान पहुंचा सको तो तुम्हें जोहरा से फायदा पहुंचेगा। वो खामोश हो गया। क्लर्क के होंठ हिले और उसने कहा, जी हाँ, एक सूटकेस हमारा
मेरी नज़र से गुजर चुका है, उस पर टीबी लिखा और हरफ बी पर छोटा सा 3 का हिस्सा था। अगर इस सूटकेस पर तुम्हारी नज़र पड़ चुकी है तो तुम यकीनन तरक्की करोगे। मेरी ये बात पत्थर की लकीर है, वो शायद अब भी वहीं हो जहां तुमने उससे देखा था। मेरा मतलब ये है कि तुम अभी तक उसकी वजह से तरक्की ना कर सके, उसकी वजह से तरक्की करोगे। चीज़ों की नकलो हरकत से मकामात बदलते रहते हैं। जब वो एक ख़ास मकाम पर पहुँचेगा तो तुम्हारा सारा तरक्की हो जाएगी। मेरी ये बात पत्थर की लकीर समझो। और चीज़ों की नकलो हरकत से मकामात बदलेंगे। जब वो एक खास मकाम पर पहुंचता है तो हैरतअंगेज तौर पर तुम ऊपर उठोगे। मैं ये नहीं जानता कि वो अब कहाँ है। खैर, जब तरक्की करो तो यही समझना कि अब वो किसी मुनासिब मुकाम पर पहुंच गया है जिससे तुम्हारे सितारों को भी मुनासबत होगी। इमरान बैठा दांत पीसता रहा। वैसे उसे इत्मीनान था कि इस सूटकेस तक उनके फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकते, मगर सूटकेस की बात क्यों? ज़रूरी नहीं कि वो कागजात हमेशा सूटकेस ही में रखे हों, किसी दूसरी जगह भी मुंतकिल हो सकते हैं। फिर क्या इस सूटकेस की भी कोई अहमियत है? क्लर्क के लिए कोई शराब मंगवाई गई। वो पहले तो नहीं करता रहा, फिर इस अंदाज में पीने लगा जैसे किसी मुकद्दस आदमी के हाथों कोई तबरक नसीब हुआ हो और शराब उसे दी भी गई हो। इस अंदाज में गिलास लबरीज हो जाने पर अंधे ने उस पर हाथ रखा था। क्लर्क ने गिलास खाली करके मेज पर रख दिया और बार बार अपने चेहरे से पसीना पहुंचने लगा। इमरान उसे दिलचस्पी से देख रहा था। सर्दी काफी थी, उसके बावजूद भी उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी बूंदें फूट रही थी। वो थोड़ी ही देर बाद सीधा बैठा रहा, फिर किसी की पुश्त से टिककर आंखें बंद कर ली। क्यों? अंधे ने पूछा। क्या तुमने पहली बार शराब पी है? नहीं जनाब, अक्सर पीता हूँ। मगर उसने आंखें खोलने की कोशिश करते हुए कहा, पता नहीं क्यों तबीयत कुछ खराब सी मालूम हो रही है। ओह, तुम्हें घर भिजवा दिया जाएगा? जी हाँ, मैं कुछ यही महसूस कर रहा हूँ कि तन्हा घर नहीं पहुँच सकूँगा। पता नहीं क्या हो गया है। खैर, अक्सर ऐसा भी हो जाता है, अंधे ने कहा। फिर एक आदमी से बोला, उन्हें उनके घर पहुंचा दो। अब वो अंधा नहीं मालूम हो रहा था, आंखों में वीरानी भी बाकी नहीं रही थी। इमरान ने क्लर्क को जाते देखा और अंधे के साथियों में से एक के सहारे चल रहा था। इस वक्त इमरान उलझन में पड़ गया कि वो इन दिनों के पीछे जाए या वहीं बैठे। यकीनन इस शराब में कुछ मिलाया गया था और इस वक्त जब अंधे ने उस पर हाथ रखा था, ऐसी सूरत में यह जरूरी था कि इन दोनों पर नजर रखी जाती। दूसरी तरफ उसे तवक्को थी कि अगर उसने कांधे का ताकुब जारी रखा तो मुमकिन है कि थ्रीसिया के ठिकाने का पता लग जाए। उसे दरअसल थ्रीसिया और अल्फांसे ही पर हाथ डालना था। उसने क्लर्क के ताकुब का इरादा तर्क कर दिया। वैसे वो सोच रहा था कि इसका एक ही मकसद हो सकता है, क्लर्क की जगह अपने किसी आदमी को महकमा खारजा के दफ्तर तक पहुंचाना। इस वक्त की गुफ्तगू ने यह साबित कर दिया कि उन्हें कागज के मुतालिक सही इत्तलामात मिल चुकी हैं, यानी वो अब महकमा खारजा की तहवील में है। मगर फिर तनवीर के घर पर इन लोगों ने जूलिया से क्यों पूछ-कुछ की थी और उसने इस बयान को बावर क्यों कर लिया था कि वो भी उन्हीं की तरह गैर कानूनी हरकतें करने वाले एक गिरोह से ताल्लुक रखती है। वो इस पर गौर करता रहा और फिर इस नतीजे पर पहुंचा, मुमकिन है वो उसे महज एक मुसद्दका खबर समझे हों कि कागजात महकमा एक खारजा तक पहुंच चुके हैं। क्लर्क से अंधे ने जो गुफ्तगू की थी उससे भी यही साबित होता था, मगर इस गैर मुसद्दका खबर की तस्दीक हो गई थी। वो गालिबन बहुत पहले से इस क्लर्क को शीशे में उतारने की कोशिश कर रहा था। उसे ढप पर ले आने के लिए वही पुरानी चाल चली गई थी, यानी नजूम। उसके सहारे थरीसिया भी इन कागजात तक पहुंचने की कोशिश की थी। क्या यह अंधाई अल्फान से है? यकबक इमरान ने खुद ही सवाल किया, लेकिन उसे इसका फैसला करने की मोहलत नहीं मिली, क्योंकि अंधा अपनी कुर्सी से उठ गया था, लेकिन उसके साथ बदस्तूर साथी बैठे रहे। उसके बाद ही इमरान शराब खाने से निकला। एहतियात से उसने मुड़कर देखा कि कहीं उसका कोई साथी तो उसके पीछे नहीं आ रहा। वो अब भी इस शुबे में मुब्तला था कि अंधा उसकी मौजूदगी से वाकिफ है, उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इमरान को इसका कोई साथी शराब खाने से बाहर नजर नहीं आया। वो सब अंदर ही रह गए थे। इमरान चलता रहा। अंधा अब साहिल के इस हिस्से की तरफ जा रहा था जहां बार बरदारी और माहीगिरी की कश्तियां रहा करती थी। यहां दूर दूर तक सन्नाटा था। पूरा घाट तारीकी में डूबा हुआ था। दफतन इमरान ने तारों की मदम रोशनी में अंधे को रुकते देखा। इमरान बड़ी तेजी से बैठ गया। उसने महसूस किया था कि अंधा उसकी तरफ मुड़ रहा है। हो सकता है कि अब उसे उसका इल्म हो गया हो कि उसका ताकुब किया जा रहा हो। इमरान का अंदाजा सही निकला। अंधा बरकी की सरहद से उसकी तरफ झपटा था, मगर उसकी लकड़ी जमीन पर पड़ी। वैसे अगर इमरान के सर पर पड़ी होती तो वो कयामत तक जमीन से ना उठ सकता। लकड़ी की जमीन पर पड़ने से जो आवाज पैदा हुई वो यही बताती थी कि वो यकीनन किसी धात की वजनी सी छड़ी थी। इमरान मुकाबले के लिए तैयार हो चुका था। फिर ऐसा मालूम होने लगा जैसे किसी वीराने के अंधेरे में दो खूंखार चीते लड़ पड़े हों। थड़ थड़ अंधे की छड़ी जमीन पर लगकर आवाजें पैदा करती रही। इमरान खुद को बचा रहा था। उसे अभी तक जवाबी हमले का मौका नहीं मिला था। एक बार छड़ी उसके हाथ में आ ही गई। वो कोशिश करने लगा कि उसे अंधे की हाथ से निकाल ले। वो इसमें कामयाब भी हो गया, लेकिन अंधे ने उसका मौका नहीं दिया कि वो उसे इस्तेमाल कर सकता।
वो दोनों खामोशी से लड़ते रहे थे। तारों की मदम सी रोशनी में वो अजीब लग रहे थे। थोड़ी दूर साहिल से लहरें टकरा टकरा कर हल्की हल्की सी आवाजें पैदा कर रही थी। कश्तियां यहाँ से काफी फासले पर थी, वरना इधर से कुछ ना कुछ लोग जरूर दौड़ पड़ते। फिर अंधेर ने समंदर में छलांग लगा दी थी। इमरान किनारे तक आया और आंखें फाड़ फाड़ कर नीचे पानी में देखता रहा, लेकिन कुछ बुझाई ना दिया। लहरें सुस्त रवि से साहिल को छूती रही। 15 मिनट बाद जब वो वापस हो रहा था, किसी चीज से ठोकर खाकर लड़खड़ाया और वो चीज जमीन पर गिरी। इमरान ने उसे झककर उठा लिया। ये अंधे की छड़ी थी जिसका वजन कम से कम 10 सेर जरूर होगा। वो किसी धातु की थी जो गालिबन एक पत्थर से टिकी हुई पड़ी थी और इमरान इसे ठोकर खाकर गिरते गिरते बचा था। दूसरे दिन इमरान ने वजारत खारजा के दफ्तर में इस कलर को चेक किया जो पिछली रात शराब खाने से ले जाया गया था, लेकिन वो आज दफ्तर ही ना आया था। तफ्तीश करने पर मालूम हुआ कि उसकी 3 दिन की दरख्वास्त आई थी जिससे मेडिकल सर्टिफिकेट भी मुंसलिक था। उसका मतलब ये था कि उन्होंने अपनी स्कीम बदल दी। गालिबन ये उसी टकराव का नतीजा था कि अंधा आगे निकल जाने में कामयाब ना हो गया होता तो इस वक्त उस कलर की बजाय यहाँ उसका कोई आदमी जरूर होता। इसका दूसरा मतलब ये भी था कि अंधा गर्क नहीं हुआ था, हो सकता है कि वो तैरता हुआ कश्तियों की तरफ निकल गया हो। इमरान काफी देर तक इसके मुतल्लिक गौर करता रहा। फिर ये उस होटल की तरफ चल पड़ा जहां जूलियाना फिट्जवाटर का कयाम था। वो अपने कमरे में मौजूद थी। क्यों, क्या हुआ? जूलिया तंजिया अंदाज में मुस्कुराई। आखिर भागना पड़ा हमारी ही तरफ। तुम्हारी जिंदगी इस वक्त रिवॉल्वर की नाल पर रखी हुई है। ये सब कुछ उसी उल्लू X2 की बदौलत हुआ। इस वक्त मेरे जहन का हाल ये है कि मुझे अपनी खाला का नाम याद नहीं आ रहा। जूलिया हंसने लगी, फिर बोली, X2 उल्लू नहीं है। जहनी तौर पर उसे आदमी के बजाय देवता समझना चाहिए, क्योंकि वो तुम जैसी ऊट पटांग आदमी से भी काम ले लेता है। सुनो, मेरी बात सुनो, बताओ वो कागजात कहाँ है? मैं नहीं जानती, जूलिया ने गुस्सेले लहजे में कहा। अगर तुमने कागजात का नाम भी लिया तो फना कर दिए जाओगे। इस सूरत में X2 जरा बराबर भी मुरव्वत नहीं बरतरेगा। मुझे कागजात से कोई सरोकार नहीं, सिर्फ थ्रीसिया का वो सूटकेस चाहिए जिसमें कागजात थे। क्या तुम उसे वापस ला सकती हो? क्यों? सूटकेस क्यों? इसमें अंडे रखकर मुर्गी बिठाऊंगा। मैं नहीं जानती वो कहाँ है, इसका इल्म X2 ही को होगा। तुम मेरा पैगाम X2 तक पहुंचा दो, मुझे सिर्फ सूटकेस चाहिए, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जब तक तुम मकसद ना बताओगे पैगाम नहीं पहुंचाया जाएगा। मकसद? अच्छा जाने दो, जिस तरह मैंने वो सूटकेस थ्रीसिया से छीना था उसी तरह उसे दोबारा भी हासिल कर सकता हूँ, अगर जिंदा बचे तो। हाँ, तब तो शादी भी होगी मेरी। इमरान ठंडी सांस लेकर बोला, तुम अपनी जान बचाने की कोशिश करो, सूटकेस और कागजात का चक्कर छोड़ो, मैं अपनी शादी करना चाहता हूँ। इमरान ने गुस्सेले लहजे में कहा। अंदाज बचकाना था। ख्वामखा दिमाग ना चाटो, मैं टीन के डब्बों की शहजादी के स्वयंवर में शरीक होना चाहता हूँ। ये कौन है? शहर के एक आयरन प्रिंस की लड़की जो यकीनन टीन के डब्बों की शहजादी कहलाती है। उसके 3 सवाल है, जो पूरे कर दे उससे शादी हो जाएगी। पहला सवाल है कि डोल ड्रम किसे कहते हैं। दूसरा सवाल ये कि चांद में जो बुढ़िया चरखा काट रही है उसके नवासे का क्या नाम है। और तीसरा सवाल, चमड़े के सूटकेस में शुतुरमुर्ग के अंडों का जोड़ा लाओ। क्या तुम दोपहर का खाना खा चुके हो? जूलिया ने पूछा। दोपहर का खाना किसे कहते हैं? इमरान ने हैरत से जाहिर की। और शायद तुम पिछली रात सोए भी नहीं। हाँ, मैं भूखा हूँ और रात सोया भी नहीं। फिर क्या तुम मुझे खाना खिलाओगी? खिलाकर देखो, सीधी जहन्नुम में जाओगी। अपनी छत के नीचे मुझे सोने दो, छत से शोले उठेंगे। अच्छा, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करती हूँ, जूलिया ने कहा और कमरे से बाहर निकल गई। उसके निकलते ही दरवाजा बंद हुआ और जब तक इमरान दरवाजे तक पहुंचा कुफल में कुंजी घूम चुकी थी। इमरान हक्का बक्का रह गया। जूलिया बाहर से कह रही थी, चुपचाप सो जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। गुलगपाड़ा मचाओगे तो मुसीबत में पड़ोगे। इमरान के होंठों पर एक शरीर सी मुस्कुराहट फैल गई। वो दूर होते हुए कदमों की आवाजें सुनता रहा। वो सोच रहा था कि उसे खुद ही अपनी हालत पर हंसी आ रही थी, यानी वो X2 था जिसे उसके मातहतों की रूह फना होती थी। दफतन उसकी जेब में पड़े हुए ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। इमरान ने एहतियात गुस्ल खाने की राह ली। ट्रांसमीटर निकाला, उससे मदम सी आवाज आ रही थी, हेलो हेलो X2। ये आवाज जूलियाना फिट्जवाटर की थी। इमरान के होंठों पर फिर मुस्कुराहट नजर आई और उसने कहा, X2 स्पीकिंग। देखिए, मैंने उसे अपने कमरे में बंद कर दिया है। मेरा ख्याल है कि यही बेहतर है। हम उसके पीछे मारे मारे फिरने से भी बचेंगे और वो भी महफूज रहेगा। तुम्हारी जहानत अब सर के पल खड़ी होने की कोशिश कर रही है। मैं नहीं समझी, क्या वो मेरा फर्जंद है कि मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ? अकल के नाखून लो। फिर मैं समझी थी, तुम कुछ भी नहीं समझी थी, इमरान ने तलख लहजे में कहा। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि इस पर नजर रखो, इस तरह की उसकी हिफाजत भी होती रहे और वो काम भी करता रहे। जाहिर है कि काम ही के सिलसिला में मुझे इससे दिलचस्पी हो सकती है, वरना वो इस काबिल ही नहीं कि उसे लिफ्ट दी जाए। और दूसरी बात, उसे अच्छी तरह जहन नशीन करा दो कि इस औरत और इस मर्द का नाम भी जाहिर ना होने पाए, वरना पूरा शहर हिजान में मुब्तला
हो जाएगा, शहर क्यों हिजाल में मुब्तला हो जाएगा, इनके नाम पर जुराइम की भरमार हो जाएगी, छोटे छोटे जुर्म भी उन्हीं के नाम से होने लगेंगे। हालांकि वो लोग छोटे मोटे जुर्म नहीं करते, लेकिन इस पर मुस्तकिल तौर पर नजर रखना बहुत मुश्किल काम है जनाब। कभी कभी वो छल्लावे की तरह नजरों से गायब हो जाता है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी नाकारगी पे, गोया वो कोई जिन है कि नजरों से गायब हो जाता है। देखो, अपनी आंखें खुली रखो वरना एक एक से जवाब तलब करूंगा। उसे जाने दो जहां वो जाना चाहता है। तुम्हारे 2 आदमियों को हर वक्त इसके साथ रहना चाहिए। बहुत बेहतर जनाब। हाँ, वो कह रहा था कि उसे चमड़े का वो सूटकेस चाहिए, गालिबन आप समझ गए होंगे। हाँ, मैं समझ गया हूँ। खबरदार उसे इसकी हवा भी ना लगने पाए। उससे गुफ्तगू करते वक्त होशियार रहने की ज़रूरत है। और कुछ कहना है तुम्हें? जी नहीं, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर जेब में डाल लिया। गुस्लखाने से बाहर आकर वो जूलिया के बिस्तर पर जूतों समेत दराज हो गया। थोड़ी देर बाद जूलिया दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। इमरान इस तरह चौंक पड़ा जैसे ऊँगता रहा हो। फिर उसने बड़ी लापरवाही से करवट बदली। अरे तुम बिस्तर खराब कर रहे हो मेरा, जूलिया ने झुंझलाकर कहा। भाग जाओ वरना मैं चौकीदार को बुलाता हूँ, इमरान ने इस तरह से कहा जैसे नींद में बड़बड़ाया हो। उठो, निकलो यहां से, बिजली बुझाकर तुम भी सो जाओ। बाहर बारिश हो रही है, मैं पानी की बाल्टी उलट दूंगी तुम पर, वरना उठ बैठो शराफत से। कहीं चैन नहीं है। इमरान करहाकर उठ बैठा। बस अब चुपचाप चले जाओ यहां से। क्यों? अभी कुछ देर पहले तो तुम बहुत हमदर्दी से पेश आई थी, इमरान मुसिल आवाज में बोला। अब जाओ भी, मेरा और अपना वक्त बर्बाद ना करो। मुझे तुम्हारी इस बात पर गुस्सा आ गया है और इस किस्से में तुम्हें 1.5 दर्जन बच्चों की बशारत देता हूँ। खुदा तुम्हारा अंजाम खैर करे। इमरान उठा, चंद लम्हे मुसीकाना अंदाज में जूलिया को घूरता रहा और फिर कमरे से निकल गया। महकमा खारजा का वो क्लर्क जिसने बंदरगाह के एक शराब खाने में अंधे और उसके साथियों को चमड़े के सूटकेस के मुतालिक बताया था, जेफरसन स्ट्रीट के एक मामूली से मकान में रहता था। ये एक देसी ईसाई था और उसका नाम था जैकब मसीह। इमरान काफ़ी खौर होश के बाद इसके घर पहुंचा। वो देखना चाहता था कि वो घर पहुंचा भी है या नहीं। जैकब की बीवी ने उसे बताया कि वो कल बहुत रात गए अपने एक दोस्त के साथ घर वापस आया था। इस वक्त से अब तक उसके होश में कोई बात नहीं की। पिछली रात तक वो यही समझती रही कि जैकब ने बहुत ज़्यादा पी ली है, लेकिन जब आज सुबह भी उसने होशमंदी का सबूत नहीं दिया तो उसे डॉक्टर से रजू करना पड़ा। मगर डॉक्टर यकीन के साथ नहीं कह सकता कि वो जल्द अच्छा हो जाएगा या देर लगेगी। इन हालात में इमरान उसके अलावा और क्या सोच सकता था कि मुजरिमों ने जैकब को ज़हनी तौर पर मफलूज कर देने की कोशिश की थी। मैं दरअसल जैकब के दोस्तों में से हूं। आज एक काम के सिलसिले में उनके पास आया था, इसने मिसेस जैकब से कहा। चंद लम्हे खामोश रहकर फिर बोला। जैकब ने वादा किया था कि वो मुझे एक बाकमाल आदमी से मिलाएगा जो हाथ की लकीरें देखकर मुस्तकबिल का हालात बताता है। यह बहुत बड़ा चक्कर है मिस्टर, औरत ने मगमूम लहजे में कहा। हो सकता है जैकब की जहनी बीमारी इस तशवीश का नतीजा हो। वो हमेशा अपने हाथ की लकीरें देखता रहता है। आप इसे बेचिए। और जैकब ने इन दोनों को एक ऐसे आदमी का तस्करा किया। मैं नहीं जानती कि वो कहाँ रहता है, लेकिन अगर जानना ही चाहते हैं तो ग्रीटा से मिलिए। वही उसे इस आदमी के पास ले गई थी। यहाँ औरत का लहजा तनफ्फुर आमेज हो गया और चंद लम्हे अपना निचला होंठ दांतों में दबाए रही और फिर बोली, कल रात भी शायद वो ग्रीटा ही के साथ था। क्या मुझे ग्रीटा का पता बता सकती हैं? लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि इस तक आपकी रसाई हो सके। वो सफ़ेद चमड़ी की औरत है और आप काले हैं। मैं नहीं समझ सकती कि जैकब से उसकी दोस्ती किस तरह हुई। आप पता बता दीजिए, मैं मिल लूंगा। क्या वो कोई यूरोपियन है? नहीं, यूरेशियन समझिए। तब तो कोई बात नहीं, मैं मिल लूंगा। इसने अपनी नोटबुक पर पता नोट किया और फिर बोला, जिस दोस्त के साथ जैकब पिछली रात को आया था, क्या आप उसे पहले से जानती हैं? नहीं, पहली बार देखा था। क्यों? आप इस तरह के सवालात क्यों कर रहे हैं? औरत की आंखों से शुबा झांकने लगा। एक बहुत ही अहम बात है, जैकब से मेरी दोस्ती बहुत ही पुरानी है। मैं जानता था कि एक ना एक दिन ये ज़रूर होगा। अब मैं इन लोगों की तलाश में हूँ जो भूले भाले नौजवानों को फांस कर ख़राब औरतों के पास पहुँच जाते हैं। ये ग्रीटा भी गालिबन उन्हीं लोगों से ताल्लुक़ रखती है। नहीं, जैकब तो कह रहा था कि वो एक मुअस्सस औरत है। उसके ऑफिस में किसी काम से आई थी, वहीं उनकी मुलाकात हुई थी। फिर आपने उनका तस्करा इतने बुरे लहजे में क्यों किया था? ओह, वो कुछ नहीं। औरत कुछ शर्मिंदा सी नजर आने लगी। क्या इसलिए कि आप जैकब को दूसरी औरतों के साथ नहीं देख सकती थी? कुछ नहीं, ये किस्सा ख़त्म कीजिए। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं जैकब के लिए क्या करूं। डॉक्टर की गुफ्तगू से मालूम हो रहा था कि वो मर्ज को समझ ही नहीं सका। आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। अच्छा, मैं इजाज़त चाहूँगा। वैसे अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं भी उसे
देख लूं क्या वो बिल्कुल होश में नहीं है। एतराज़ क्यों होने लगा, आइए। वो उसे एक कमरे में ले आई। जैकब पलंग पर चत पड़ा हुआ था, उसकी आंखें खुली हुई थी और होंठ आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। उनकी आहट पर ना तो वो चौंका और ना ही उनकी तरफ देखने ही की कोशिश की। उनकी आंखें सुर्ख थी और वो पलकें झपकाए बगैर छत की तरफ देख रहा था। जैकब डियर, ये देखो तुम्हारे दोस्त आए हैं। औरत ने उसे आवाज़ दी, मगर ऐसा मालूम हुआ जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। उसके होंठ पहले ही की तरह हिलते रहे और आंखें छत से लगी रही। ये हाल है, औरत मगमूम लहजे में बोली। देखा आपने? हाँ देखिए, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, या फिर ये भी हो सकता है कि ये खुद ब खुद ठीक हो जाए। वो कुछ देर तक इस किस्म की गुफ्तगू करता रहा, फिर वहां से निकल आया। अब उसे ग्रीटा की फिक्र थी और ये फिक्र इसलिए और ज्यादा बढ़ गई थी कि पता इस इलाके का था जहां से पिछली रात 2 आदमी अंधे के साथ हुए थे। इसका शुबा दुरुस्त निकला। ग्रीटा गालिबन इस इमारत में रहती थी जिससे 2 आदमी निकलकर अंधे के पीछे गए थे। इमरान अब इन लोगों से भिड़ ही जाना चाहता था। जितनी जल्दी वो थ्रीसिया और अल्फांसे को कानून के हवाले कर सकता उतना ही अच्छा था। वो इस इमारत से थोड़े ही फासले पर खड़ा अपना लाया अमल मुरतब कर रहा था, लेकिन वो इस वक्त ऐसे हालात में नहीं था कि किसी से मिल सकता। वो फिर वापस हुआ। कुछ देर बाद इस गैराज के सामने पहुंचा जहां उसकी कार रहा करती थी। गैराज खोलकर अंदर आया। इसका दरवाजा बंद करके 2 सीट के डिक्की उठाई और अंदर एक सूटकेस में मौजूद था जिसे उसने बड़ी एहतियात से बाहर निकाल लिया। और फिर वो आध घंटे बाद जब वो बाहर निकला तो कोई कह नहीं सकता था कि ये वही आदमी है जो कुछ देर पहले गिराज में दाखिल हुआ था। उसने अपनी क्यामगाह से दूर ये गिराज ले रखा था। आसपास कोई भी मौजूद नहीं था, इसलिए इमरान बेझिझक निकला और चला गया। उसने अपनी क्यामगाह से दूर ये गिराज ले रखा था। एक पब्लिक फ़ोन बोर्ड से उसने अपने होटल को फ़ोन किया कि वो 2 दिन के लिए बाहर जा रहा है और आइंदा हफ्ते का किराया वो बजरिए TMO रवाना कर देगा। और फिर ग्रीटा की क्यामगाह की तरफ जा रहा था। उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो भी यूरेशियन नहीं है। इस बार मरहला ज़रा सख्त था। ऐसे दिनों में जबकि वो लोग एक मोहम में उलझे हुए थे, किसी अजनबी से मिलना मिलाना उनके लिए यकीनन गैर मामूली ही हैसियत का हामिल हो सकता था। फिर वो लोग ऐसे ग्रोह से ताल्लुक रखते थे जिसकी सरबराह थ्रीसिया बम्बलबी ऑफ बोहेमिया थी, जिसे अल्फांसे की हमायत हासिल थी। वो अल्फांसे जो यूरोप के जुराइम पेशा लोगों में इंतहाई ज़ीरक समझा जाता था। इमरान उसके मकान से थोड़े फासले पर रुक गया जहां ग्रीटा नाम की कोई औरत रहती थी। उसने एक बार फिर अपनी स्कीम का सहनी जायजा लिया और इमारत की तरफ चल पड़ा। ग्रीटा अंदर मौजूद थी। मुलाजिम ने मिस्टर लीडन राइट को विजिटिंग कार्ड अंदर पहुंचा दिया और फिर आकर इतला दी कि मुलाकात हो सकेगी। इमरान को एक पुरतकल्लुफ ड्राइंग रूम में पहुंचा दिया गया और कुछ देर बाद एक बड़ी हसीन औरत उसके सामने खड़ी थी। अगर इमरान खुद को काबू में ना रखता और उसकी आंखें हैरत से जरूर पीछे फैल गई होती, क्योंकि ये खुद थ्रीसिया बम्बलबी ऑफ बोहेमिया थी। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले कभी इमरान ने उसे सुनहरे बालों में देखा था और अब उसके बाल गहरे स्याह थे। वो मेकअप में नहीं थी। वो शायद मेकअप के बगैर ही ग्रीटा की हैसियत से लोगों में मुतारिफ थी। इमरान उसकी इस जसारत में अश अश कर रहा था। मुझे मिसेस जैकब मसीह ने भेजा है, इमरान ने कहा। थ्रीसिया उसे बहुत गौर से दिख रही थी और इमरान सोच रहा था कि काश इस मकान में दाखिल होने से पहले इसको इल्म हो जाता कि ग्रीटा के रूम में थ्रीसिया ही मिलेगी। मिसेस जैकब मसीह? थ्रीसिया ने पेशानी में शिकने डालकर आहिस्ता से दोहराया। इस नाम से कान आशना तो मालूम होते हैं, क्या आप वसाहत कर सकेंगे? वो इससे बराबर घोरे जा रही थी। इमरान भी सोचने लगा काश उसकी आंखों पर स्याह शीशों की ऐनक होती। अगर थ्रीसिया ने पहचान लिया तो यहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। वसाहत? वो भराई हुई आवाज में बोला। हाँ, वसाहत किस तरह करूं? मैं इन दोनों का दोस्त हूं। मैं नहीं जानता कि आपसे उन लोगों के ताल्लुकात किस किस्म के हैं। बहरहाल पिछली रात से जैकब मसीह की ज़हनी हालत बिगड़ी हुई है और आपने शायद उसे किसी नजूमी से मिलाया था। मिसेस जैकब मसीह का बयान है। बॉस? थ्रीसिया हाथ उठाकर मुस्कुराई। मैं समझ गई। फिर उसने इस अंदाज में चारों तरफ देखा जैसे आसपास किसी की मौजूदगी पसंद ना करती हो। चंद लम्हे खामोश रहकर आहिस्ता से बोली, क्या तुम्हें इल्म था कि मैं ही ग्रीटा हूं? इमरान ने एक तवील सांस ली। आखिर वही हुआ जिसका खदशा था। थ्रीसिया ने उसे आंखों से पहचान लिया। आखिर थ्रीसिया ही ठहरी, वो औरत जो सारी यूरोप की पुलिस को उंगलियों में नचाती रही थी। बस इस जगह धोखा खा गया। इमरान मुस्कुराया। मैं समझा था कि ग्रीटा तुम्हारी कोई कार परवास होगी, वरना तारीख शीशों की ऐनक इस वक्त भी मेरी जेब में मौजूद है और तुम खाइफ नहीं हो। थ्रीसिया ने हैरत से पूछा। मुझे आज तक खाइफ होने की फुर्सत ही नहीं मिली। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे दिमाग में फतूर है। यही समझ लो, इमरान ने लापरवाही से कहा। चलो ये भी अच्छा ही हुआ कि तुमसे मुलाकात हो गई। मैं तुमसे अकाडीन की कीमत वसूल करूंगा जिसकी धोखनी में तुम्हारे एक आदमी की हमाकत से सुराख हो गया था। तुम बहुत चालाक हो, हर वक्त बुलेट प्रूफ पहने रहते हो। थ्रीसा मुस्कुराए। लेकिन इस वक्त मेरे जिस्म पे बुलेट प्रूफ नहीं है, इमरान ने कमीज के बटन खोलकर सीना दिखाते हुए कहा। थ्रीसिया और ज्यादा मुतहयर नजर आने लगी। चंद लम्हे सख्ते की सी हालत में खड़े रही, फिर आहिस्ता से बोली, जाओ यहां से चले जाओ। क्यों? बस यूं ही जाओ, वरना
तुम्हारा जिस्म छलनी हो जाएगा। हरगिज नहीं। मुझे बताओ वो सोने की मोहर कहाँ है जिसका तस्करा इन कागजात में है, लेकिन तुम्हारे सूटकेस में कोई ऐसी मोहर नहीं मिली। क्या तुम सचमुच मरना चाहते हो? और दूसरा मुतालबा ये है कि इमरान ने इसकी बात पर ध्यान दिए बगैर कहा, जैकब मसीह एक गरीब आदमी है, उसकी बीवी उसका इलाज नहीं करा सकती, लिहाजा उसे एक माकूल रकम मिलनी चाहिए। रकम मिल जाएगी, थ्रीसिया ने कहा। तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे वो मोहर भी चाहिए, उसके बगैर इन कागजात की कोई कीमत नहीं। थ्रीसिया ने हल्का सा कहका लगाया और फिर यकबयक खामोश हो गई। उसकी पेशानी पर कुछ लकीरें उभरी, चंद लम्हे कायम रहीं और फिर वो पहले ही की तरह लापरवाह और हशाश बशाश नजर आने लगी। इस मोहर के बगैर इन कागजात से कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता, इसलिए मुझे उसकी जरूरत है। इमरान ने सर हिलाकर कहा, तुम थ्रीसिया से वाकिफ हो, इसके बावजूद भी इतने मुतमईन नजर आ रहे हो। क्यों? क्या इस इमारत को पुलिस घेरे में ले चुकी है? मेरे साथ सड़क तक चलो, सब कुछ खुद ही देख लोगी। मगर अभी तक तुम मुझसे यहाँ से भाग जाने का मशवरा क्यों दे रही थी? बस यूं ही, मगर अब ये नामुमकिन है। थ्रीसिया ने अपने ब्लाउज की गिरीबान से पिस्तौल निकालते हुए कहा, अगर इमरान पुलिस के घेरे में है तो तुम भी बचकर नहीं निकल सकोगे। तुम अपने सारे आदमी को यहाँ इस कमरे में बुला लो। मैं उन्हें 6 माह तक पुलिस का घेरा तोड़ने की ट्रेनिंग दूंगा और इस दौरान हम दोनों रंबाना नाचते रहेंगे। ये बगैर आवाज का पिस्तौल है। पहले तुम खुद हो जाओगे खत्म, उसके बाद हम नहायत इत्मीनान से पुलिस का घेरा तोड़ लेंगे। शुरू हो जाओ, इमरान ने लापरवाही से कहा और थ्रीसिया की आंखों में उलझन के आसार नजर आने लगे। फायर करो, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। इस वक्त मेरे जिस्म पर बुलेट प्रूफ नहीं है, तुम देख चुकी हो। थ्रीसिया का पिस्तौल वाला हाथ रुक गया। उसकी आंखों में कुछ इस किस्म के आसार थे जैसे उसे इजहार ख्याल के लिए अल्फाज ही ना मिल रहे हों। चलो, मैं इन कारतूसों की कीमत देने पर भी तैयार हूं जो तुम मुझ पर जाया करोगी। थ्रीसिया उसे घूरती रही। तुम मुझे बताओ कि तुम हो क्या भला? उसने कहा। बस अब मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, इमरान ने गुस्सेले लहजे में कहा। तुम सुबह से अब तक 15वीं औरत हो जिसने मुझसे ये सवाल किया। औरतें तुम्हारी तरफ बेतहाशा झुकती होंगी, मुझे यकीन है। मेरे देश की औरतों को सीधे खड़े होने का भी सलीका नहीं है, वो झुकेंगी क्या? इन फजूल बातों को छोड़ो, मुझे वो मोहर चाहिए, मुझे इन कागजात की जरूरत है। थ्रीसिया मुस्कुराई। अच्छी बात है, इमरान इसका हाथ छोड़ता हुआ बोला। मैं जा रहा हूँ। यूं नहीं जा सकते। दफतन कमरे के बाहर से कदमों की आवाज आई और थ्रीसिया ने मुस्तिबराना अंदाज में कहा, ऐनक लगाओ जल्दी। उसी वक्त उस अका एक आदमी बाहर निकला। क्या बात है? थ्रीसिया ने पूछा। मैं ये अस्कर करना चाहता था मैडम कि इस वक्त आपको बाहर जाना था। बाहर की क्या पोजीशन है? थ्रीसिया ने पूछा। मैं नहीं समझा मैडम। मेरा ख्याल है कि इमारत इस वक्त पुलिस के नरके में है। ये ख्याल कैसे पैदा हुआ मैडम? तो हमसे जवाब तलब करता है। थ्रीसिया पुरवकार मगर नाखुशगवार लहजे में कहा। मैं मुआफ़ी चाहता हूँ मैडम, तवक्कुफ कीजिए, मैं अभी आपको सूरत हाल से आगाह करता हूँ, इसने कहा और इस तरह चलता हुआ कमरे से निकल गया कि थ्रीसिया की तरफ उसकी पुश्त नहीं हुई। कल तक तो मेरी जिंदगी की ख्वाह थी, मगर आज क्या हो गया? बम्बल बी ऑफ बोहेमिया, इमरान ने पूछा। मैं तुम्हें मुर्दा नहीं देखना चाहती, ये अल्फांसी की ख्वाहिश है। क्या वो आदमी अल्फांसी ही था? नहीं, अल्फांसी यहाँ नहीं है। वो कहाँ है? ये सब कुछ मालूम करके क्या करोगे? सबर करूंगा। इमरान एक ठंडी सांस ली। वैसे तुम क्यों मुझे मुर्दा नहीं देखना चाहती? मैं तुम्हें किसी हद तक पसंद करने लगी हूँ, थ्रीसिया ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा। ओहो, और अल्फान से चाहता है कि मुझे मार डाले। अभी तक तो मैं यही सुनता आया था कि अपने ग्रोह की सरबराह तुम हो। क्या तुम थ्रीसिया बम्बल बी ऑफ बोहेमिया की हिस्ट्री से वाकिफ नहीं हो? सिर्फ इस हद तक वाकिफ हो Like, comment, share, press the bell icon.